students, good morning to all of you and good morning to all my students. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था साइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ साइंस के बारे में, मैटर के बारे में, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। तो इतनी बातों को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उतनी बातों का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो होगा एनर्जी के बारे में कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट उसमें है आपके फर्स्ट ईयर में, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि एनर्जी जो होता है बच्चों, यह होता है कि जब भी हम कार्य करते हैं उस कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता क्या कहलाती है, उसकी एनर्जी कहलाती है। तो डिफिनेशन क्या दे देते हैं हम कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यानी जितना ही मैं अधिक कार्य कर रहा हूँ उस कार्य करने की जो क्षमता है वही क्षमता मेरी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। जितना ही अधिक कार्य करूंगा उतना ही अधिक ऊर्जा खपत होगी, जितना ही कम कार्य करूंगा उतना ही कम एनर्जी खपत होती है। तो यानी जो एनर्जी है वह एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क है, यानी कार्य का ही क्या है, रूप है। तो अब हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे एनर्जी हैं कि जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं और आप लोग विगत पिछले साल से या उसके पहले से आप पढ़ते आए, क्लास 7th 8th 9th 10th ये सब में पढ़ा गया है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नया है। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे एनर्जी के बाद जो हमारा टॉपिक फिजिक्स का शुरू होता है उसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स को क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान। अब इसको कहा जाता है भौतिक विज्ञान। तो अब यह होता क्या है, तो भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब यह भौतिक विज्ञान जो होता है यह 2 टाइप्स के होते हैं, यानी भौतिक विज्ञान को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। तो पहला भाग जो इसका होता है उसको हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या पढ़ा जाता है, चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरा जो पढ़ा जाता है वह होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, ठीक है। इसको कह दिया जाता है क्लासिकल फिजिक्स। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, क्लासिकल फिजिक्स। और इसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो अब जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं बच्चों उसको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स। जो दूसरा इसका भाग होता है आधुनिक भौतिकी या उसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम किस किस टॉपिक की चर्चाएं करते हैं और चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में हम किस किस चीज का चर्चा करते हैं, इसको अब हम पढ़ेंगे। यानी कौन कौन सी टॉपिक हम चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते हैं और कौन कौन सा टॉपिक हम क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी में पढ़ते हैं। उससे पहले इसमें जो जो टॉपिक पढ़े जाते हैं उससे पहले आप लोग इसमें 2 पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि चिरसम्मत भौतिकी जो है यह 19वीं शताब्दी से पूर्व न्यूटन और गैलीलियो, क्या हो गया, न्यूटन और गैलीलियो ने दिया था। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जो चिरसम्मत भौतिकी था यह 19वीं शताब्दी से पूर्व न्यूटन और गैलीलियो ने दिया था। यानी उसमें ज्यादातर जितने थ्योरी थे वो न्यूटन और गैलीलियो साहब ने ही दिया हुआ था। दूसरा चीज इसमें याद रखिएगा कि जो चिरसम्मत भौतिकी होता है यह स्थूल क्षेत्र के लिए होता है।
दूसरा चीज इसमें कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स होता है यह स्थूल क्षेत्र के लिए बना होता है। स्थूल क्षेत्र का मतलब बड़ा क्षेत्र, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी जो त्रिसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स है यह बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। बड़े क्षेत्र का मतलब जैसे खगोलीय गोली की जब हम चर्चाएं करते हैं तो सारी चर्चाएं हमारी किसमें आती हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आती हैं। अब बात आती है आधुनिक भौतिकी, यानी जो क्लासिकल फिजिक्स में जो हमारे सारे नियम बने थे उनको हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। जब आधुनिक भौतिकी की बात करते हैं तो आज की जो आधुनिक भौतिकी का प्रायोरिटी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें न्यूटन और गैलीलियो ने दिया था। तो इसमें याद रखिएगा यह जो आधुनिक भौतिकी था यह 19वीं शताब्दी के बाद आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो जो आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स है वह 19वीं शताब्दी के बाद किसने दिया, आइंस्टीन साहब ने दिया। और दूसरा यह जो होता है यह सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए उपयोगी था। किसके लिए था, सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए उपयोगी। सूक्ष्म का मतलब छोटा, छोटा का मतलब जैसे नाभिक हो गया, एटम हो गया। तो ये सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो आधुनिक भौतिकी में यानी इसमें हम सूक्ष्म क्षेत्रों की बात करते हैं। तो यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे आइंस्टीन साहब ने जिसने ऐसा एक नियम दिया जिसपे आज हमारी मॉडर्न फिजिक्स क्या है, आधारित है। यानी सबको तोड़ मरोड़ के इन्होंने रख दिया और अपना एक नियम दे दिया जिसपे सारे के सारे नियम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसको किसमें रखा गया था, आधुनिक भौतिकी में। तो अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अब हमने बताया था कि इन दोनों टॉपिकों में हम किस किस टॉपिक का अध्ययन करते हैं उस चीज को अब हम पढ़ लेते हैं। तो ये इतनी चीज आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आता है हमारा चिरसम्मत भौतिकी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी में जो जो टॉपिक हमारे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए जो चिरसम्मत भौतिकी हम पढ़ते हैं तो चिरसम्मत भौतिकी में जो पार्ट होते हैं हमारे यहाँ पार्ट वो लिखते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी में हम पढ़ते हैं यांत्रिकी के बारे में। पहला टॉपिक क्या पढ़ा जाता है, यांत्रिकी के बारे में, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक इसमें होता है वह दूसरा टॉपिक होता है वैद्युत गतिकी के बारे में। किसके बारे में होता है, वैद्युत गतिकी के बारे में, ठीक। जो तीसरा होता है वो होता है उष्मा गतिकी, उष्मा गतिकी के बारे में। क्लियर है, पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं, यांत्रिकी के बारे में, दूसरा वैद्युत गतिकी के बारे में, तीसरा उष्मा गतिकी के बारे में, चौथा प्रकाशिकी के बारे में, चौथा क्या हो गया, प्रकाशिकी के बारे में। उसके बाद से पांचवा जो होता है कंपन एवं तरंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाता है, कंपन एवं तरंग के बारे में। तो यानी जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स होता है उस क्लासिकल फिजिक्स में जो हमारे पार्ट आते हैं वो क्या कहते हैं, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स और कंपन एवं तरंगे यानी वाइब्रेशन एंड वेव। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं ये हमारे स्थूल क्षेत्रों के लिए होते हैं। इसको हम किसमें पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है। अब हमारी बात आती है आधुनिक भौतिकी के बारे में। तो आधुनिक भौतिकी में जिस पार्ट का हम स्टडी करेंगे उस पार्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो पहला जो होता है इसमें नाभिकीय भौतिकी, ठीक। जो दूसरा पार्ट इसमें होता है ठोस अवस्था
भौतिकी। ठीक, जो तीसरा इसका पार्ट होता है सापेक्षिकता, सापेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ते हैं। जो चौथा इसमें पढ़ा जाता है अंतरिक्ष भौतिकी के बारे में। ठीक, जो पांचवा पढ़ा जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये जो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ते हैं किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम किस किस की रिक्वायरमेंट रखते हैं, नाभिकीय भौतिकी की, ठोस अवस्था भौतिकी की, सापेक्षिकता का, अंतरिक्ष भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी का। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में होते हैं, जिनका हम अध्ययन इसमें करेंगे। अब ये चीज आपके फर्स्ट ईयर में हमको यांत्रिकी के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, वैद्युत गतिकी आपका इंटर में मिलेगा, उष्मागतिकी आपके फर्स्ट ईयर में है, प्रकाशिकी इंटर में है, और कंपन एवं तरंगे ये भी आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब आ जाते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स में। न्यूक्लियस फिजिक्स इंटर में है, ठोस अवस्था भौतिकी फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाएगा, सापेक्षिकता ये भी आपके फर्स्ट ईयर में पढ़े जाएंगे, अंतरिक्ष भौतिकी इंटर में चला जाएगा, या कुछ पार्ट इसके आपके फर्स्ट ईयर में भी दिए हैं, और इलेक्ट्रॉनिकी आपके सेकेंड ईयर में है। तो यानी दोनों चीज को मिला के हम फर्स्ट ईयर और इंटर में अपना स्टडी करेंगे। तो अब हमको ये सारे चैप्टर क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो ये हमारे हो गए क्लासिकल फिजिक्स और ये हमारे हो गए मॉडर्न फिजिक्स। तो ये इसमें कुछ पॉइंट हम बताए हुए हैं, इन पॉइंट को आप अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर है? अब जब इतनी चीजें हो जाती हैं, इसके बाद से जो हम पढ़ते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बाद, इसके बाद से पढ़ा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण के नियम। तो अब जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा। तो अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये चीज इतना आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, और इसके बारे में जब हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरे विस्तार रूप में स्टडी किया जाएगा। तो अभी बस हमने बताया कि यह सूक्ष्म क्षेत्र के लिए होता है, यह स्थूल क्षेत्र के लिए होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं, और इसको किसने दिया था और इसको किसने दिया था। तो ये इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अब जो है, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो संरक्षण के नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अब कहता क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। तो जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो संरक्षण के नियम की बात की जाती है। तो अब यह संरक्षण हमारे कौन कौन से होते हैं, अब उनके बारे में हम डिस्कशन करें। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है बच्चों, इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? अब चार्जेस के बारे में आप लोगों ने कक्षा 10 में, क्लास 10th में कुछ न कुछ स्टडी किया होगा इसके बारे में, चार्ज किसे कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आवेश संरक्षण क्या होता है। तो आवेश संरक्षण को कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो सेम चीज हमारा किसके लिए होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए होता है। तो अब कहते हैं कि अगर कोई हमारा सिस्टम है और वह सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड
सिस्टम, यानी कोई बंद निकाय है, ठीक है, यानी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब कहता है इस सिस्टम में अगर हमारे कोई दो ऑब्जेक्ट हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट पे इस पे हमने 2 माइक्रोकूलम चार्ज का आवेश रखा है और इस पे हमने 3 माइक्रोकूलम चार्ज का आवेश रखा है, यानी इस पे जो चार्ज है वो हमारा कितना है 2 माइक्रोकूलम और इस पे जो हमारा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब कहता है अब इस आइसोलेटेड सिस्टम का अब बाहर से कोई मतलब नहीं, यानी अब इस सिस्टम के अंदर ही जो क्रिया होगी वह इसके अंदर ही होगी, बाहर की तरफ नहीं होगी। तो अब क्या कहता है, देखो अब अगर कहा जाए कि दो सिस्टम है, इन दोनों सिस्टमों पे हमने एक पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है और एक पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। तो अब कहा जाएगा इस टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा। तो जब हम टोटल सिस्टम का चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज, तो जब टोटल चार्ज निकाला जाएगा तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज हमको पता चल जाएगा। तो देखिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्ट हम रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे जो हमने 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है, अब इसमें से 1 माइक्रोकूलम चार्ज या निकल कर इस दूसरे सिस्टम में चला जाए, यानी अब इसमें से अगर 1 माइक्रोकूलम चार्ज हमारा निकलता है और किसमें आ जाता है सेकंड सिस्टम में आ जाता है, तब इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, तब भी उस पूरे सिस्टम का चार्ज उतना ही होगा जितना हमारा पहले था। यानी अब यहाँ से क्या डिस्कशन निकल सकता है, इतनी बातों का डिस्कशन करने से क्या मतलब निकला है, यानी चार्जेस को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। देखो जब 2 माइक्रोकूलम था 3 माइक्रोकूलम था तब भी टोटल चार्ज हमारा क्या था 5 माइक्रोकूलम था। अब इसमें से 1 माइक्रोकूलम निकला होगा तो इसके पास गया होगा तो कितना आया होगा 4 माइक्रोकूलम, यानी अब क्या हुआ है इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ है परिवर्तित हुआ। पहले इनका रूप 2 में था, अब इनका रूप 1 में आ गया, इनका रूप पहले 3 में था, अब किस में आ गया 4 में आ गया, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन इनको न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो अब डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि वैद्युत आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं परिवर्तित करते हैं, जिसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये हमारी इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बारे में अधिक से अधिक डिस्कशन हम लोग इंटर में जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे किया जाएगा। अभी बस कॉन्सेप्ट में रखिए कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हमारे कोई 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट कितने भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, उन सब पे जो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं उनका जो संपूर्ण योग होता है वह संपूर्ण योग उनमें उनकी स्थिति में परिवर्तन योगों के भी क्या होता है बराबर होता है। यानी जो भी हम इसमें रखते हैं उसको हम कितना भी उसकी स्थिति में उसके आकार में परिवर्तन करते जाएंगे, यानी एनर्जी में परिवर्तन करते जाएंगे, या फिर कह दिया जाए कि इनका रूप हम क्या करें बदलते चलें, तो क्या कहा जाएगा कि जब इनके रूप को हम बदलते चलते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा क्या है आवेश संरक्षण का नियम है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी आप लोग पढ़ के आए होंगे। अभी हमने बताया भी है कि क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है।
तो डिफिनेशन तो आप लोग लिख लेंगे, आप लोगों को नोट में दिया भी गया है। तो हम यह समझा दे रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते किसे हैं। तो क्या कह रहा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे आप लोगों ने फंडामेंटली अपने घर में सेल देखा होगा, बैटरी का सेल। तो वह बैटरी सेल क्या होता है? रासायनिक सेल होता है। अब उस रासायनिक सेल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो लाइट हमारी जलती है। यानी ऊर्जा का क्या किया हमने? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया है, लेकिन न तो उसको हमने नष्ट किया है, न तो उसको हमने उत्पन्न किया है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया है? परिवर्तन किया है। उसको हम कह देते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब जो तीसरा इसमें पार्ट आता है वह मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसपे आज की आधुनिक फिजिक्स हमारी टिकी हुई है। यानी यह जो नियम है, यह नियम सारे नियम के कमर को तोड़ के रख दिया, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। यानी ये इतना पार्ट हमारा सेम यहाँ लिख दीजिएगा और उसके बाद से लिख दीजिएगा मास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इसको किसने दिया था? सिंपल सा, आप लोग जानते हैं, आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने। और उन्होंने क्या बताया था कि E बराबर mc², यानी जो एनर्जी होती है बराबर क्या होती है? मास गुणे प्रकाश के चाल के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। अब इस नियम से क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और उसी नियम को क्या कह दिया जाता है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। देखो, जैसे कहा जाएगा कि अब इसमें जो उन्होंने इक्वेशन दिया था E बराबर mc², इस mc² में जो एनर्जी होती है वह एनर्जी उस वस्तु के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यानी जितना ही अधिक मास होगा, जितना ही अधिक मास होगा, उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही अधिक क्या होगी? एनर्जी होगी। एज एग्जांपल कैसे देखा जाए? देखो, अगर केस फर्स्ट में हम माने कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास रखे हैं 1 किलोग्राम, तो अगर उसकी बात की जाए उसकी एनर्जी कितनी होगी? E बराबर क्या होता है? mc²। तो m का मान देखो कितना दिया है? 1 किलोग्राम। और c क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो अब ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। और ये किसमें हो जाएगा? जूल में, क्योंकि हमारे क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो अब कहा जाएगा E बराबर mc² से हमने जब मास कितना था? 1 किलोग्राम, तो उसका एनर्जी कितना हो गया? 9 × 10⁻16। अब थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर केस सेकेंड में हम देखें, अगर हम m बराबर कितना रखें? 3 किलोग्राम, तब उस समय E बराबर m का मान कितना हो जाएगा? 3, और c का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16 ही आएगा, यानी 9 × 10⁻16, यानी E बराबर कितना हो जाएगा? 27 × 10⁻16। और किसमें हो जाएगा? जूल में हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मास मैंने 3 किलोग्राम रखा है तो एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पे मास मैंने कम रखा तो एनर्जी कम है। यानी जो एनर्जी होता है वह मास पे क्या होता है? डिपेंड करता है। तो उसी सिद्धांत से उन्होंने कहा कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उन्होंने सिद्धांत दे दिया था E बराबर mc²। तो यहाँ पे देखो, वस्तु की जो एनर्जी होती है वह वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करती है, कि जितना ही अधिक उसका द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसकी एनर्जी होगी। अब इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी। तो यह तीनों पार्ट हमने समझ लिया। अब जो चौथा पार्ट हम लोग का आता है, चौथा पार्ट जो हम लोग का है, इसका चौथा पार्ट हम लोग का आता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यानी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यह क्या होता है, तो जो रेखीय संवेग होता है, कहता है कि जब किसी निकाय पर कुल बल या कुल बल कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उस निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है, कहलाता है। या तो बस हल्का फुल्का मैं बता दे रहा हूँ कि संवेग संरक्षण के संरक्षण के क्या क्या नियम है। जो 5वां इसमें आता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब कोणीय संवेग संरक्षण का क्या नियम है, तो देखो कोणीय संवेग संरक्षण ये भी आप लोगों के फर्स्ट ईयर में ही है। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा दृढ़ पिंडों की गुणन गति, तो वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा कोणीय संवेग के बारे में। तो अभी छोटा सा हम एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई चक्री है, या इसी को चक्री भी कहा जाता है, और इस पे कोई व्यक्ति खड़ा है। क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और वह व्यक्ति अपने दोनों हाथों को क्या किया है, फैलाया हुआ है। क्लियर है। और चक्की हमारी क्या कर रही है, घूम रही है। तो अब कहा जाता है कि किसी चक्री पे अगर आप दोनों हाथ फैला के घूमते रहिए, सर्किल लेते रहिए, तब उस समय जो हमारा एक फार्मूला निकलता है, जे बराबर आई इंटू ओमेगा। जे हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग, और जे हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग। आई हमारा क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। क्या होता है, कोणीय वेग। अब कहा जाता है कि जब दोनों हाथ फैला के यह उस चकली पे गति करता है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन वहीं पे वह दोनों हाथों को अपने नीचे कर ले, यानी दोनों हाथों को अपने पास रख ले, तब उस समय इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब उसका कोणीय वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी क्या कहा जाएगा कि जब व्यक्ति उस पर खड़ा होके राउंड ले रहा था और अपने हाथों को नीचे किया, यानी अब कहा जाएगा उस समय कि जो उस पर बल आघूर्ण था, टाउ का मान, वह कितना हो गया, 0 हो गया। यानी बल आघूर्ण कितना हो गया, उस पर 0 हो गया। ठीक है। तो जब बल आघूर्ण 0 हो गया, तो अब फार्मूला हमारा जो निकलता है बल आघूर्ण का, टाउ बराबर, यानी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो जब टाउ का मान 0 हो गया, यानी बल आघूर्ण 0 है, तो dj अपॉन dt भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं जो dj होगा बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। यानी जो कोणीय संवेग होता है वो भी क्या होगा, नियत होगा। यानी क्या कहा गया है, अगर दोनों हाथों को हमने अंदर कर लिया तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, कम हो गया। तो जब जड़त्व आघूर्ण कम होगा तो उसकी कोणीय वेग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब कोणीय वेग बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि उसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा, नियत होगा। यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब कहा जाएगा, ये इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा हो गया कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया। अब इस चीज का भी डिस्कशन आपके फर्स्ट ईयर में किया जाएगा, तो वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो अब अगर इसको ओरली आप एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो एग्जांपल दे के भी मैंने समझा दिया है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी ऊंचाई से अगर कोई व्यक्ति पानी में कूदता है, तो जब ऊपर से वो कूदता है तो शरीर को अपने सीधे न रखकर शरीर के पार्ट को क्या करता है, मोड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है, वह अपने जड़त्व आघूर्ण को क्या करता है, कम करता है। तो जब जड़त्व आघूर्ण को कम करेगा तो कोणीय वेलोसिटी क्या होती है, अधिक होती है। तब हम कह सकते हैं इसी नियम को हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कोणीय संवेग वहां पे क्या है, संरक्षित, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस चीज को हम कह देते हैं कोणीय संवेग परिवर्तन।
तो इस टॉपिक में अगर कहीं से कोई समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डिस्कशन करने का मैटर नहीं है। दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण, जो आपके फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे के चैप्टर में बताए जाएंगे। और आवेश संरक्षण का नियम क्लास 12th में है, वहाँ पे इसका अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। यह दोनों चीज आप क्लास 9 से पढ़ के आए हुए हैं अच्छे तरीके से, तो इन दोनों का डिस्कशन हमारे अब फर्स्ट ईयर और 11th में कहीं कहीं मिलेंगे। तो इन दोनों पार्टों का हम डिस्कशन आगे करेंगे। इतने पार्ट में अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आप लोगों की पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी मदद करिए कि वो भी लोग शिक्षा अच्छे से प्रदान कर सकते हैं। अब इसके बाद से फिर अगला लेक्चर आप लोगों को अगले दिन बताया जाएगा। आज इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके ओपन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल।